हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ डॉक्टर सरिता। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फैमिली बजट यानी कि पारिवारिक बजट। बजट कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि घर का बजट होता है, संस्थान का बजट होता है, राष्ट्र का बजट होता है, जिसमें हम अपने आय और व्यय का लेखा जोखा रखते हैं। यानी कि कितना हमें इनकम हो गया साल भर में, या महीने का बनाते हैं, सप्ताह का बनाते हैं, 6 महीने का बना सकते हैं, 3 महीने का बना सकते हैं, या पूरे साल का बना सकते हैं। यानी कि उस टाइम ऑफ पीरियड में एक आपका निश्चित अवधि में कितना आपको इनकम होता है और किस प्रकार किन किन मदों में आप खर्च करते हैं, यह हमें किससे पता चलता है? बजट से पता चलता है। हर परिवार के, यहाँ पे हमें फैमिली बजट के बारे में पढ़ना है, तो हर परिवार का क्या होता है? अपना इनकम होता है, और उस इनकम से परिवार चाहता है उसको अधिक से अधिक संतोष मिले, यानी कि उसकी जो ज़रूरतें होती हैं पूरी तरह से, अच्छी तरह से पूरा हो। ठीक है, तो आय का कुछ भाग, जो आय का जो हम भाग हमें जो इनकम होता है उसको जब हम व्यय करते हैं तो उसको लिस्टेड करते हैं। लिस्ट से बनाने से क्या होता है? बजट बनाने से क्या होता है? हमारी जो जितनी आय है उसी के अनुरूप हम अपना बजट तैयार करते हैं। ठीक है, तो एक तरह से बजट क्या हो गया कि बजट एक निश्चित अवधि में, ठीक है, एक निश्चित अवधि में जो हमारी आय और व्यय, जो हमारी इनकम होती है और जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, उसका एक अनुमानित हमारा ब्यौरा होता है। ठीक है, हम देखते हैं कि देखिए बजट क्या है। बजट किसी, यहाँ पे देखिए, ये बजट किसी निश्चित अवधि के पूर्व, यहाँ पे एक मार्क करिए कि निश्चित अवधि है। ठीक है, बजट में क्या है? एक निश्चित टाइम ऑफ पीरियड है। ये पीरियड कितना हो सकता है? ये एक सप्ताह का बजट बना सकते हैं हम 15 दिन का बजट बना सकते हैं, 1 महीने का बना सकते हैं, 6 महीने का बना सकते हैं, 3 महीने का बना सकते हैं, पूरे साल का हम बजट बना सकते हैं। तो क्या हो गया कि निश्चित अवधि के लिए हम बजट बनाते हैं। तो जिस अवधि के लिए हम बना रहे हैं, यानी कि हम अगर 6 महीने के लिए बना रहे हैं, साल भर के बना रहे हैं, तो साल की शुरुआत होने से पूर्व बना लेंगे। मान लीजिए कि 2023 के लिए हम बजट बना रहे हैं, 2023 के लिए आप बजट बना रहे हैं, तो 2022 के अंतिम समय में ही हम बजट तैयार कर लेंगे। तब तो उस पूरे साल में हम खर्चे करेंगे, हमारी जो इनकम होगी और उसके अनुरूप हम क्या खर्च करेंगे। तो बजट क्या होता है? एक निश्चित अवधि के पूर्व अनुमानित आय और व्यय के विस्तृत ब्यौरे को क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। इजंट इट? समझ में आई बात? बजट में हमें ये देखना होता है कि हमारी इनकम कितनी है, हमारी आय कितनी है। बजट में हम ये अंकित करना होता है कि आय कितनी है तथा इस आय को किन किन मदों में किस प्रकार से खर्च किया जाना है। यहाँ मद से मतलब है कि आइटम, किन किन आइटम में खर्च होता है। जो आपके घर में इनकम आता है, चाहे किसी भी स्रोत से इनकम आता हो, इनकम से हमें मतलब है, चाहे वो रेंट से आ रहा हो, चाहे बिजनेस से आ रहा हो, चाहे सर्विस से आ रहा हो, चाहे किसी भी तरीके से आ रहा है, चाहे ट्यूशन पढ़ा के आ रहे हो, तो वो किसी भी मद से आपका पैसा आ रहा हो, तो उस पैसे को हम अलग अलग आइटम्स में खर्च करते हैं। आइटम्स में यहाँ जैसे कि भोजन पे खर्च कर रहे हैं, हम आवास पे खर्च कर रहे हैं, शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं, हम अपने मनोरंजन पे खर्च कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे खर्च कर रहे हैं, कपड़ों पे खर्च कर रहे हैं, घर के रख रखाव में खर्च कर रहे हैं। तो ये क्या, ये मद होते हैं, आइटम्स होते हैं। हम जब भी बजट बनाते हैं तो डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं कि हमारी ज़रूरतें क्या है, उसको हम लिस्टेड करते हैं। फिर उस ज़रूरतों में हम देखते हैं कि हमें कितना खर्च हो रहा है, यानी कि शिक्षा में कितना खर्च कर रहे हैं, अपने भोजन पे कितना खर्च कर रहे हैं, आवास में कितना खर्च कर रहे हैं, मनोरंजन में कितना खर्च कर रहे हैं, और बचत कितना कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी बजट में, चाहे वो नेशनल बजट हो या आपका पारिवारिक बजट हो, कोई भी बजट हो, बजट में यही देखा जाता है, मुख्य बातें होती है कि आपकी जो आय है यानी कि इनकम, आपकी आय और व्यय का हम एक विस्तृत एक ब्यौरा बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, उस लिस्ट की जितनी आय है उतना व्यय हो रहा है, या और उसमें बचत भी हम शामिल कर लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। समझ में आई बात? अब बजट की कुछ हम डेफिनेशन देते थे। हमारे कुछ विद्वानों ने बजट की डेफिनेशन किस प्रकार से दिया है, परिभाषा, कि बजट क्या है? किंग और रस एक विद्वान है, उन्होंने कहा है कि बजट भूत व भविष्य, ठीक है, भूत और भविष्य के अनुमानित आय और व्यय वर्तमान समय में की निश्चित लेखा जोखा होता है, या मधु ने वर्तमान समय की निश्चित वह लेखा और जोखा है। ठीक है, किंग और रस ने कहा है कि बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान समय के मदों की निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। यहाँ पे मदो होगा। ठीक है, मदो यानी कि आइटम्स। समझ में आई बात?
केंग और रस ने क्या कहा है कि बजट क्या है, बजट भूत के और भविष्य के अनुमानित आय और व्यय और वर्तमान समय के मदों पर निश्चित खर्च, यानी कि भूत में के जो हमारे पास्ट के जो हमारे खर्चे हैं और भविष्य के जो खर्चे होना है, और जितना हमारा इनकम और जितना खर्च हो रहा है उसका क्या है, वर्तमान समय में मदों पर, वर्तमान समय में जो आइटम्स है उस पर हम कितना खर्च कर रहे हैं, उन सभी का लेखा जोखा एक प्रकार से वो क्या है, वो बजट कहलाता है। वेबर ने कहा है, वेबर के अनुसार पारिवारिक बजट पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से ऐसी बातों का तरीका है जिसमें अधिकतम सदस्यों की सुख और कल्याण में वृद्धि हो। यानी कि बजट जब हम बनाते हैं तो हमारी जो इनकम होती है और जो एक्सपेंडिचर होता है उससे परिवार को अधिक से अधिक उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। जब अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तो परिवार को क्या प्राप्त होगा, अधिकतम सुख और कल्याण में उसकी वृद्धि होगी। ठीक है, कल्याण में वृद्धि होगी और सदस्यों को सुख मिलेगा अगर उनकी नीड्स पूरी हो जाएगी, उनकी इनकम का जो इनकम से उनकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी तो उनके क्या होगा, सदस्यों को सुख और कल्याण में वृद्धि होगी, तो उसको क्या होगा, उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ये क्या थे, ये बजट के परिभाषा थे। बजट को अब तक आप समझ चुके होंगे बजट क्या है, कि बजट का सिंपल वे में हम बात करें तो कि पारिवारिक बजट की बात करें तो किसी निश्चित अवधि में, यहाँ पे निश्चित अवधि जरूर होती है कि एक टाइम पीरियड के लिए हम बजट बनाते हैं, और निश्चित अवधि में अनुमानित यानी कि जितना पैसा आएगा इस महीने, यानी कि ये आपका क्या है, आपका मई का महीना है तो हम मई के महीने के लिए अप्रैल में ही बजट बना लेंगे कि हमें पता है कि हमें इनकम कितना होगा, मई में कितने पैसे आएंगे आपको पता है, तो आप क्या करेंगे, मई के महीने के लिए पहले आपको पता है कितना पैसा हमारे घर में आ रहा है, तो उसके अनुसार आप अपने व्यय बनाएंगे, यानी खर्चों को, व्यय का मतलब खर्चे, आप अपने खर्चों को लिस्टेड करेंगे और क्या करेंगे, तो वो एक विवरण बन जाएगा, एक खाका बन जाएगा जिसमें से कोई भी देख के बता सकता है कि इस परिवार का अमुक आइटम्स में कितने खर्चे हो रहे हैं। यानी कि आपके बजट को देख के बताया जा सकता है कि ये पर्टिकुलर परिवार भोजन पे कितना खर्च कर रहा है, कपड़े पे कितना खर्च कर रहा है, अपने मनोरंजन पे कितना खर्च कर रहा है, आपके स्वास्थ्य पे कितना खर्च कर रहा है, शिक्षा पे कितना खर्च कर रहा है और अन्य मदों में कितना खर्च कर रहा है, आपके बजट को देख के आसानी से बताया जा सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बजट के महत्व को समझेंगे कि बजट क्या है, बजट का महत्व क्यों है, बजट क्यों बनाया जाता है। तो बजट बनाने से क्या होगा कि परिवार की पूर्ण आर्थिक दशा और रहन सहन के स्तर का ज्ञान होगा। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है कि परिवार की पूर्ण आर्थिक स्थिति, यानी कि जो भी आपकी इनकम की स्थिति, जो भी इनकम के स्रोत है, आपकी क्या स्टेटस है, आपकी इनकम हाई क्वालिटी की है, मिडिल रेंज में आते हैं या लो रेंज में आते हैं, आपकी आर्थिक दशा का ज्ञान होगा। आप कैसे होगा, क्योंकि आप खर्च कर रहे हैं ना, आपकी जो भी इनकम है उसी के अनुरूप आप खर्च कर रहेंगे, डिफरेंट आइटम्स में, खाने में, आपके कपड़ों में, आवास में, शिक्षा में, अलग अलग आइटम्स में, उसी के अनुरूप जितनी इनकम होती है उसी के अनुरूप। मान लीजिए एक संभ्रांत परिवार है, यानी कि एक अमीर परिवार है, वो अपने क्या करेगा, वो अपने जो आपके मनोरंजन के साधन में, शिक्षा के साधन में ज़्यादा खर्च करेगा। लेकिन जो एक मिडिल क्लास फैमिली है वो क्या करेगी, मनोरंजन में कम खर्च करेगी, शिक्षा भी एवरेज ही होगा। ठीक है, जो जिसमें कम फी लगेगा वैसे ही स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन जो एक अमीर व्यक्ति होगा वो अपने बच्चों को बहुत ही हाई फाई और बहुत अच्छे स्कूल पढ़ाएगा, उनको फी से कोई मतलब नहीं होगा। तो क्या हो रहा है कि आपके बजट जब बना रहे हैं तो आपकी आर्थिक दशा का ज्ञान होता है। ठीक है, इससे रहन सहन के स्तर का भी ज्ञान होता है ना, आप किस प्रकार की सोसाइटी को मेंटेन कर रहे हैं उससे भी हमें बजट का ज्ञान होता है। नेक्स्ट है परिवार की आय कितनी है और वह किन सेवाओं, वही बात कि आपके बजट से यह पता चलता है कि किस किस मद में कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका है कि सम सीमांत उपयोगिता का नियम का पालन करके अधिकतम संतुष्टि। जो तीसरा पॉइंट है आपका है कि बजट से क्या होता है, सम सीमांत उपयोगिता, यानी कि बजट जब आप बनाते हैं तो अगर आपकी एक सीमित मात्रा में आय है, सीमित हो या अधिक हो, तो जो सबसे जो जरूर बजट मोस्टली कहाँ, पारिवारिक बजट मोस्टली कहाँ यूजफुल होता है, जहाँ पे एक लिमिट मात्रा में इनकम आती है। ठीक है, एक लिमिट मात्रा में इनकम आती है, वहाँ बजट बनाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। क्यों, क्योंकि आप जो अपने अगर कम आपकी लिमिट मात्रा में पैसे हैं, आय है, तो क्या होगा, आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको हम पहले पूरी करेंगे। उसको कहा जाता है सम सीमांत उपयोगिता का नियम। जो ज़रूरत सबसे, एक मध्यम वर्गीय परिवार होगा या एक निम्न परिवार होगा, उसकी सबसे बेसिक नीड क्या होती है, रोटी, कपड़ा और मकान होता है ना। उसके बाद ना हम शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे, उसके बाद हम पहले हमारा रोटी का जरूरत पूरा होगी, फिर हमारा कपड़ा का जरूरत पूरा होगा, हमारे आवास का जरूरत पूरा होगा, उसके बाद हम शिक्षा
शिक्षा के बारे में सोचेंगे, उसके बाद हम स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे, उसके बाद हम मनोरंजन के बारे में सोचेंगे, है ना। तो समसमांत उपयोगिता का नियम यही कहता है कि जो सबसे ज़रूरत है यानी कि बेसिक नीड है, जिसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा है, उसको हम पहले पूरा करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद अन्य आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। इसको हम कहते हैं समसमांत उपयोगिता का नियम का पालन होता है। इससे बजट बनाने से जो हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें होगी उसको हम पूरा करेंगे। मान लो किसी परिवार का इम्पोर्टेंस है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन उनके पास पैसे कम हैं, ठीक है, उनकी आय कम है, तो क्या करेंगे, क्योंकि उनकी नज़र में पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ाई को पहले पूरा कर लेंगे, भले वो घूमने ना जाएं, अपने कपड़े बहुत ही साधारण किस्म के रखें, ठीक है, वो कहीं बाहर मनोरंजन के साधन के यूज़ ना करें। तो वहाँ पे क्या होगा, तो उससे पता चलता है कि ये क्या होता है कि परिवार का स्टेटस क्या है। और यहाँ समसमांत उपयोगिता का नियम का पालन होता है कि हम अपनी जो सबसे ज़्यादा हमारे नज़र में जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ों को पहले पूरा करें और अन्य कामों को हम बाद में करें। आवश्यकता की तीव्रता एवं उपयोगिता के आधार पर प्राथमिक सेवा, वही बात है कि जिन चीज़ों की जो हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है उसको हम बजट में प्राथमिकता देते हैं, और जो जिसके बिना काम चल जाएगा उसको हम बजट में लास्ट में प्राथमिकता देते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है मितव्ययता की आदत विकसित होने में सहायक सॉरी, मितव्ययता यानी कि बचत करने की। बजट बनाने से क्या होता है, व्यक्ति में मितव्ययता की, क्योंकि बजट आप बनाते हैं तो आप देख पाते हैं कि कितना मेरा इनकम है और कितने हम खर्च कर रहे हैं, उसका आप महीने के अंत में मूल्यांकन कर सकते हैं, आसानी से मूल्यांकन कर सकते हैं। वो आपको नज़र आता है कि आपकी कितनी आय है और कितना व्यय करते हैं। तो अगर आपको बचत करना ज़रूरी होता है तो वहाँ पर आपकी मितव्ययता की आदत विकसित होती है बजट बनाने से। जब आप बजट के अनुसार बना के देखते हैं तो उसमें बचत तो अपने आप इंक्लूड होता है, क्योंकि बचत का भी एक कॉलम होता है, बचत हमें करना चाहिए। जब भी आप बजट बनाते हैं उसमें बचत का भी कॉलम होता है, बचत का जो मद होता है, ठीक है, एक मद बचत का भी होता है। तो इससे क्या होती है, हमें मितव्ययता की आदत आती है, यानी कि बचत करने की, अपने कम से कम इनकम में अच्छे से सुख प्राप्त करने की आदत हमें डेवलप होती है। हम फिजूल के खर्चे करने से बचते हैं। बजट जब हम बना के अपने इनकम को खर्च करते हैं तो फिजूल के जो खर्चे होते हैं अपने आप कंट्रोल होने लगते हैं। आकस्मिक खर्चों के लिए बचत, जब हम बजट बनाते हैं तो जो हमारे जो अचानक से जो कुछ खर्चे आते हैं, जैसे कि अचानक से कोई बीमारी आ गई है ना, या फिर कहीं हमें कहीं जाना पड़ गया अचानक से, तो उसके लिए पैसे चाहिए, है ना, तो उसके लिए हमें बजट बनाने से हमें बचत भी मिल जाता है। और हमारे जो आकस्मिक खर्च है जिसका हमने अनुमान नहीं लगाया है, आकस्मिक खर्चे से मतलब यहाँ क्या होता है कि जिन खर्चों का आपने बजट में अनुमान नहीं लगाया है, जैसे कि आपने अपने महीने का बजट बना लिया इनकम के अनुसार, फिर पता चला कि आपके घर में किसी रिश्तेदार की यहाँ शादी है, तो आपको वहाँ जाना है। जाना तो सिर्फ जाना नहीं होता ना, और गिफ्ट वगैरह भी देना होता है, खर्चे होते हैं, दूसरे के यहाँ शादी में जाने में भी खर्चे होते हैं। तो वो क्या है, क्योंकि आपको पहले से पता नहीं है कि मुझे इस अमुक महीने में जाना है, तो आकस्मिक खर्चे होते, तो आपने जो बचत करके रखा उसी से तो वो खर्चे निकालेंगे। तो आकस्मिक खर्चों की बचत होती है, ठीक है, आकस्मिक खर्चों के लिए बचत होती है बजट बनाने से। आर्थिक समृद्धि प्राप्त करते हैं, जब हम बजट बनाते हैं तो चूंकि बचत भी का एक कॉलम होता है और हमारी बचत भी होती है, तो हमारी समृद्धि यानी कि संपन्नता बढ़ती है। तो इस प्रकार बचत से हम क्या देखते हैं, बचत का महत्व क्या है कि हमारे जो आर्थिक स्थिति का पता चलता है, रहन सहन का पता चलता है, ठीक है, परिवार की कितनी आय है, किन किन सेवाओं में हम पैसे खर्च कर रहे हैं ये पता चलता है। उसके बाद हम आकस्मिक खर्चों के लिए हमारे पैसा हमारे पास हो जाता है। हम अपनी बेसिक जो आवश्यकताएं होती हैं बजट के माध्यम से पहले पूरा करते हैं, इस पर हमारा ध्यान जाता है, हम संपन्नता आती है ना, बचत करने की आदत विकसित होती है, यानी कि मितव्ययता आती है, और फिजूल के जो खर्चे होते हैं उस पर रोक लगती है। तो इसलिए बजट का बहुत ही हमारे जीवन में महत्व है, पारिवारिक जीवन में बहुत ही महत्व है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब देखिए, पहले हम लोगों ने अब तक सिर्फ यही देखा है कि बजट क्या होता है। तो हमने कहा बजट क्या है, तो किसी परिवार की, पारिवारिक बजट की बात कर रहे हैं, किसी परिवार की निश्चित अवधि में आय और व्यय यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर का विस्तृत ब्यौरा को हम बजट कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि बजट का महत्व क्या होता है। डेफिनेशन देखने के बाद हम लोगों ने बजट का महत्व देखा कि बजट हमारे लिए क्या महत्व रखता है। तो हमने देखा कि बहुत प्रकार से हमारी समृद्धि बढ़ा रहा है, हम लोग समृद्ध कर रहा है आर्थिक रूप से, हमें मितव्ययता की आदत डेवलप हो रही है, आकस्मिक खर्चों के लिए हम बचत कर पा रहे हैं, है ना, हमें किसी से आकस्मिक जो खर्चे आ गए तो किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमने बजट बनाया है और बजट में हमने बचत भी करी है, आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी होती है, isn't it?
नेक्स्ट हम देख लेते हैं बजट के प्रकार। बजट कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, बजट होता है आपका वास्तविक बजट, वास्तविक बजट, औसत बजट, आदर्श बजट, पूर्ण बजट, आंशिक बजट, ठीक है। उसके बाद संतुलित बजट होता है, घाटे का बजट होता है, विभिन्न प्रकार के बजट होते हैं जिसकी हम चर्चा अभी यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके वास्तविक बजट की। वास्तविक बजट क्या है, तो वास्तविक बजट उसको कहते हैं जिसको कि हम एक्चुअल बजट भी कहते हैं। इसको हम एक्चुअल या थ्योरेटिकल सैद्धांतिक बजट भी कहते हैं। वास्तविक बजट को सैद्धांतिक बजट भी कहा जाता है, ठीक है, और इंग्लिश में हम एक्चुअल बजट कहेंगे। वास्तविक बजट किसी परिवार के आय और व्यय के वास्तविक ब्यौरे को कहते हैं। इनके द्वारा परिवार की आय तथा व्यय की वर्तमान स्थिति का सही से ज्ञान होता है। जो वास्तविक बजट होती है, तो जितनी भी इनकम हमारे घर में आ रहा है, हमारे परिवार में आ रहा है, उसके वास्तविक ब्यौरे को हम क्या कहते हैं, वास्तविक बजट कहते हैं। कभी भी वास्तविक बजट दो परिवारों के एक जैसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी भी दो परिवार होते हैं, उसकी आवश्यकताएं एक प्रकार की नहीं हो सकती हैं। इसीलिए क्या होता है कि कभी भी दो परिवारों के वास्तविक बजट एक प्रकार के नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, क्योंकि आवश्यकताएं परिवर्तित होती है और हर घर की आवश्यकता अपनी अलग अलग होती है। तो वास्तविक बजट क्या है, किसी एक परिवार के आय और व्यय के वास्तविक ब्यौरे को हम क्या कहते हैं, वास्तविक बजट कहते हैं। उसके बाद औसत बजट। औसत बजट क्या होता है, तो वैसा बजट जो किसी वर्ग विशेष के, यानी कि किसी वर्ग, किसी खास समुदाय के लिए बनाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, औसत, यानी कि एवरेज निकाल के बनाया जाता है। औसत बजट किसी वर्ग विशेष के समस्त परिवारों की औसत आय और व्यय को बताते हैं, ठीक है। जो आपका औसत बजट है, किसी खास समुदाय के जितने भी परिवार आते हैं, यानी कि मिडिल क्लास फैमिली आ रही है, तो बहुत सारे हम मिडिल क्लास फैमिली का वो रीड करके उनका बजट देख के फिर हम एक औसत निकाल लेते हैं, एक एवरेज निकाल लेते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली का इतने में गुजारा हो जाता है और इनका बजट इस प्रकार का होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कह लेते हैं औसत बजट, ठीक है। औसत बजट क्या है, तो औसत बजट किसी वर्ग विशेष के समस्त परिवारों की औसत आय और व्यय के विवरण को कहते हैं। समझ में आई बात। यह उनकी आय तथा विभिन्न वस्तुओं पर व्यय के औसत को निकालकर बनाया जाता है। हमारी जो इनकम है और हम किन किन मदों पर कितना खर्च करें, उसका एवरेज निकाल लिया जाता है, उसका औसत निकाल लिया जाता है। इसको हम कहते हैं औसत बजट। आदर्श बजट क्या होता है, तो आदर्श बजट का मतलब होता है आइडियल, जिसको हम आइडियल बजट भी कह सकते हैं, ठीक है, या प्रमाणिक बजट भी कह सकते हैं। इसको आदर्श बजट को प्रमाणिक बजट भी हम कह सकते हैं, ठीक है। प्रमाणित बजट, प्रमाणिक बजट, तो ये क्या है, प्रमाणिक बजट भी इसको कहते हैं, किसको, आपके आदर्श बजट को। ये ऐसे बजट होते हैं जो औसत परिवारों के लिए आदर्श व्यय की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। यानी कि अगर हम मिडिल क्लास फैमिली की बात कर लेते हैं, तो जो सारे मिडिल क्लास, एक समुदाय में सारे जो मिडिल क्लास फैमिली हैं, उनको हम एक मान लेते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली में इतने का व्यय होता है, इतना आय होता है और इतना व्यय होता है। तभी तो हम कैटेगरी डिवाइड करते हैं ना, कि मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास। क्यों, उनके इनकम के स्टेटस को देख के तो डिवाइड किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। जो फैमिली का जो स्टेटस है, इनकम स्टेटस, उसके अकॉर्डिंग क्या वर्गीकरण किया गया है, अपर क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली और लोअर क्लास फैमिली। तो आदर्श जो बजट होता है, वो ऐसा बजट है, औसत जो परिवारों का जो औसत, या तो हाई सोसाइटी का भी हो सकता है कि हाई सोसाइटी में कितना खर्च हो रहा है। यानी कि बहुत सारे हाई सोसाइटी के परिवारों को रीड करके और उनका क्या कर लेता है, किसी एक को आदर्श मान लिया जाता है कि ये हाई सोसाइटी फैमिली में ये ऐसा बजट होगा। तो ये बजट औसत परिवारों के लिए आदर्श व्यय की रूपरेखा को प्रेजेंट करते हैं, उसको हम आदर्श बजट कहते हैं। यानी कि अगर मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहे हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक मतलब कि सबसे बेस्ट जो बजट होगा, वो क्या कहलाएगा, वो आदर्श बजट बनेगा। आदर्श बजट कैसे बनाया जाता है, तो आदर्श बजट हम बनाते हैं कि बजट जो औसत परिवारों की रूपरेखा को देखकर हम बनाते हैं। पूर्ण बजट, पूर्ण बजट क्या है, देखिए बजट इसमें पूर्ण और आंशिक दो प्रकार के और बजट होते हैं। पूर्ण बजट कि जब व्यक्ति अपने जितनी भी इनकम है और उसका संपूर्ण इनकम का जब योजना बनाते हैं, तब उसे हम पूर्ण बजट कहते हैं। जब व्यक्ति संपूर्ण व्यय की योजना बनाते हैं, यानी कि एक एक जो जितने भी खर्चे हैं, ठीक है, जितने भी इनकम है, एक एक स्रोत से जो इनकम प्राप्त होते हैं और एक एक खर्चे, यानी कि एक पेन भी खरीदेंगे तो उसका भी हम विवरण बना रहे हैं, तो उसका भी हम लेखा रख रहे हैं बजट में, तो उसको हम पूर्ण बजट कहते हैं। जब व्यक्ति संपूर्ण व्यय को
की योजना बनाते हैं तो उसे हम पूर्ण बजट कहते हैं। लेकिन कभी कभी व्यक्ति छोटे छोटे दैनिक जैसे कि कभी छोटे छोटे दैनिक कार्यों को हम नहीं लिख पाते हैं तो और बड़े बड़े को ही बनाते हैं तो उसको हम आंशिक बजट कहते हैं। पूर्ण बजट और आंशिक बजट में अंतर होता है कि पूर्ण बजट में हम छोटे छोटे मद को भी, जैसे सुई खरीदना है तो उसको भी अंकित करेंगे, उसको हम पूर्ण बजट कहते हैं। और आंशिक बजट कहते हैं जैसे छोटे छोटे डेली यूज़ के जो सामान है उसको हमने खर्च अपने बजट में शामिल नहीं किया, हमने सिर्फ बड़े बड़े खर्चों को कर लिया, तो उसको हम आंशिक बजट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका संतुलित बजट आ जाता है। संतुलित बजट में आपका क्या होता है, जितना इनकम है उतना ही खर्च भी होता है, तो इसको क्या कहते हैं, संतुलित बजट कहा जाता है। संतुलित बजट से मतलब होता है ऐसे बजट है जिसमें अनुमानित आय यानी कि जितना इनकम होने वाला है और प्रस्तावित व्यय यानी कि जितना खर्च होने वाला है दोनों एक समान हो। दोनों कैसा हो, एक समान हो। संतुलित बजट में बैलेंस हो, ना बचत हो रही है ना आपका घाटा हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी कि बैलेंस। जितना हमने 1,000 रुपये मेरी सैलरी है तो 1,000 रुपये हम खर्च कर दे रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारा संतुलित बजट हो जाता है। ठीक है। यानी कि अनुमानित आय और प्रस्तावित व्यय बिल्कुल समान हो, यानी कि इसमें बचत का कोई स्थान नहीं होता है, ना हम बचत लेते हैं ना हम किसी से कर्ज ले रहे हैं। ठीक है, पैसे बच भी नहीं रहे हैं लेकिन कर्ज भी नहीं ले रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो संतुलित बजट हो गया। बचत का बजट इसमें आपके जो प्रस्तावित आय हो, अनुमानित आय होता है और प्रस्तावित व्यय होता है, उसमें बचत भी हम करते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं बजट का बचत। ठीक है। बचत का बजट से अभिप्राय ऐसे बजट से है जिसमें जो आपका अनुमानित आय है, जो कि आपने इनकम जो होने वाला है उससे ज़्यादा प्रस्तावित व्यय कम होता है। ठीक है। जो आपका इनकम होने वाला है यानी अनुमानित इनकम है और जो आपके खर्च होने वाले हैं, प्रस्तावित जो खर्च है कि इतने खर्च होंगे, वो क्या होता है, प्रस्तावित व्यय आपका कम होता है। तो जब कम होगा तो बचत होगा, तो इसलिए इसको बचत का बजट कहते हैं। घाटे का बजट यानी कि जितना आपका इनकम है उससे ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं। ठीक है। आपकी जो अनुमानित आय है और प्रस्तावित व्यय उससे ज़्यादा है। अनुमानित आय से प्रस्तावित व्यय जब ज़्यादा होती है तो घाटे का बजट कहलाता है। यहाँ पे हमें नुकसान हो रहा है। अब इस बजट का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा बजट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे आप जब भी जरूरत पड़ेगी तो आपको किसी दूसरे से उधार लेना पड़ेगा। ठीक है। तो ये क्या होगा, ये ऐसा बजट नहीं होना चाहिए, घाटे का बजट कभी नहीं बनाना चाहिए। क्या होता है, आपको किसी से कर्ज लेना पड़ेगा, फिर बजट बनाने का फ़ायदा ही क्या, इज़न्ट इट। तो इस प्रकार हम लोगों ने 8 प्रकार की बजट देखी। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी कि आपके वास्तविक बजट, जिसको कि हम सैद्धांतिक बजट भी कहते हैं, एक्चुअल बजट भी कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने औसत देखा था कि सब एक औसत, जो फैमिली का, एक जैसी फैमिली का हम औसत निकाल के और एवरेज निकाल के बजट बना लेते हैं। उसके बाद आदर्श बजट, यानी कि एक जैसी फैमिली के लिए हमने कोई आदर्श बना लिया, मान लिया कि ऐसा होना चाहिए, और उसको हम आदर्श बजट कहते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने देखा था कि पूर्ण और आंशिक बजट, यानी कि एक एक चीज़ों का जब हम विवरण रख रहे हैं अपने बजट में तो उसको पूर्ण बजट कहते हैं, और आंशिक बजट यानी कि छोटे छोटे चीज़ों को छोड़ के सिर्फ बड़े बड़े मदों का हम विवरण रखते हैं अपने बजट में, तो उसको हम आंशिक बजट कहते हैं। संतुलित बजट में ना घाटा आपका बचत हो रहा है ना आपको उधार लेने की जरूरत पड़ रही है, वो संतुलित बजट हो जाता है। बचत का बजट में हम बचत करते हैं, यानी कि आपकी इनकम जितनी है और जितना एक्सपेंडिचर है, यानी कि इनकम से एक्सपेंडिचर आपका कम होता है तो हमारी बचत होगी, उसको हम बचत का बजट कहते हैं। उसके बाद घाटे का बचत, यानी कि आपका जो इनकम है और आपका जो एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, यानी कि इनकम कम है एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, तो उसको हम घाटे का बजट कहते हैं। ठीक है। अब देखिए बजट कैसे बनेगा। अब तो हम लोगों ने देख लिया कि बजट के कितने प्रकार होते हैं, बजट का महत्व क्या होता है, बजट बनेगा कैसे, बजट बनाने के लिए किन किन बातों को हमें ध्यान रखना पड़ता है, उसके सोपान क्या है, कैसे प्रिपेयर करेंगे बजट को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बजट बनाने के लिए बजट की अवधि का निर्धारण करेंगे, यानी कि कितने समय के लिए आप बजट बना रहे हैं। बजट आप एक महीने के लिए बना रहे हैं, 3 महीने के लिए बना रहे हैं, 6 महीने के लिए बना रहे हैं, या फिर पूरे साल के लिए बना रहे हैं। इन बातों का हम सबसे पहले विवरण रखेंगे, जैसे कि अर्धवार्षिक बजट, मासिक बजट बन रहा है, मासिक बन रहा है, अर्धवार्षिक बन रहा है, या वार्षिक बजट बनाए जा रहे हैं, तो उसका हम विवरण रखेंगे।
उसके बाद परिवार के विभिन्न सदस्यों की आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की सूची बनाना तथा उनकी मात्रा निर्धारण करना। जब भी हम बजट बनाते हैं तो हम देख लेते हैं कि हमारे परिवार में कितने मेंबर हैं और हर मेंबर की अपनी आवश्यकताएं क्या होती हैं, क्योंकि हर मेंबर की, हर सदस्य की अपनी आवश्यकताएं होंगी। एक छोटा बच्चा है, उसकी अपनी अलग आवश्यकताएं होंगी। कोई वृद्ध है, उसकी अलग से, उसको दवाई चाहिए, उसको समय पे खाना चाहिए। छोटा बच्चा, उसको एजुकेशन चाहिए, उसकी अलग से केयरिंग होती है। तो हर व्यक्ति की जितने भी मेंबर हैं और जितने उनकी उम्र क्या है, इन सभी बातों पर उनकी आवश्यकताएं क्या होती है, तो उसकी हम एक लिस्ट बना लेते हैं। उन सेवाओं की, जितने प्रकार की सेवाएं देना है अपने परिवार के सदस्यों को, उसकी हम एक सूची बना लेते हैं और फिर मात्रा निर्धारित कर लेते हैं। ठीक है, मान लो कि दवा पे खर्च करना है तो हम दवा को मेंशन करेंगे अपनी लिस्ट में, और कितना खर्च करना है वो भी हम निर्धारित कर लेंगे। हमें 5,000 खर्च करना है, 10,000 खर्च करना है, या तो इस प्रकार से हम निर्धारण कर लेते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, पहला तो हमने बजट का अवधि निर्धारण कर लिया, यानी किस पीरियड के लिए बना रहे हैं, और फिर दूसरा हमने सदस्यों की जो जितनी भी नीड्स है, आवश्यकताएं हैं, उसकी सूची बना ली और उसकी मात्रा को निर्धारण कर लिया। ठीक है, सिर्फ सूची बनाने से काम नहीं चलेगा, लिस्ट बनाने से नहीं, कितनी चाहिए। मान लीजिए एक परिवार में किचन में हमें चाहिए चावल और आटा चाहिए, तो चावल आटा तो हमने मध्य में लिस्ट में लिखा, आइटम में लिखा, लेकिन चावल कितना चाहिए, 10 केजी चाहिए, 5 केजी चाहिए। उसी प्रकार ऑयल का चाहिए, तेल चाहिए, तो तेल और घी कितना चाहिए, 1 केजी चाहिए, 2 केजी चाहिए। इन सब चीज़ों का भी उसमें विवरण रखना पड़ता है बजट में। नेक्स्ट है कि परिवार के आकार, नेक्स्ट क्या है, परिवार का आकार, सदस्यों की आयु, परिवार और की समाज की स्थिति, परिवार के मुखिया का व्यवसाय। यहाँ पे बजट बनाते समय आप देखेंगे कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर होते हैं, कितने मेंबर हैं, उसके अनुसार आप मान लीजिए आपने किचन के लिए बजट बनाया, तो आप देखेंगे ना राशन हमें एक महीना में कितने चाहिए, कितना केजी चाहिए, तो उसका परिवार का आकार ध्यान में रखना होगा। अगर 6 व्यक्ति हैं तो 6 व्यक्ति के लिए आपको राशन चाहिए, 2 व्यक्ति हैं तो 2 व्यक्ति के लिए राशन चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, सदस्य की आयु, परिवार में कितने, किस किस आयु के लोग हैं। छोटा बच्चा 5 साल का है, उसके बाद आपका 10 साल का कोई बच्चा है, आपके बुजुर्ग माता पिता हैं, या फिर और कोई लोग रहते हैं इसमें, सर्वेंट हैं, तो उनमें सबका हम आयु देख लेंगे, क्योंकि हर आयु की अपनी एक विशेष आवश्यकता होती है, नीड होती है, तो उसके अनुसार बजट बनेगा। परिवार के में समाज की स्थिति, परिवार की समाज में स्थिति, यानी कि परिवार का स्टेटस क्या है, हमें अपने स्टेटस की, अपनी समाज में जो स्थिति है, जो हमारे रेपुटेशन है, उसको भी मेंटेन करना होता है। तो उसके अनुसार भी हम क्या कहते हैं, बजट बनाते हैं। हाई सोसाइटी जो फैमिली होती है उसका अपना स्टेटस होता है, तो उसको मेंटेन, अपना सोसाइटी मेंटेन करना होता है। मिडिल क्लास फैमिली है, उसकी अपनी सोसाइटी होती है, उसको मेंटेन करना होता है। इसी प्रकार हर समाज की अपनी एक स्थिति होती है, परिवार की समाज में स्थिति होती है, तो उस स्थिति को बनाए रखना भी बजट में देखा जाता है। परिवार के मुखिया का व्यवसाय, परिवार के मुखिया का व्यवसाय इसलिए देखा जाता है ताकि देखा जाता है कि इनकम कहाँ से आएगा और परिवार के मुखिया की क्या नीड है, तो इन सब चीज़ों को हम बजट में ध्यान रखते हैं। Isn't it? नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अनुमानित आय और प्रस्तावित व्यय में संतुलन। जब भी हम बजट बनाते हैं तो आपकी जो इनकम है, जो अनुमानित इनकम है, जितना हमें इनकम, हमने सोच रखा कि हमें इतना इनकम होगा, ठीक है, इन 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 स्रोतों से मुझे मई महीने में इतना इनकम होगा। मान लीजिए हमने मान लिया कि मई महीने में मुझे 1.5 लाख इनकम होगा डिफरेंट स्रोत से, तो मैं फिर इसका बनाऊंगी बजट, है ना। मुझे खर्चे भी मेरे वैसे ही होंगे ना। अगर मेरी इनकम 1.5 लाख रुपए हो रही है, ठीक है, अगर मेरी इनकम क्या हो रही है, 1.5 लाख रुपए हो रही है, तो 1.5 लाख की को हम खर्च करने के भी मेरे उतने खर्चे भी उतने ही होंगे। तो अनुमानित आय और प्रस्तावित व्यय में संतुलन स्थापित करना। ऐसा नहीं कि मेरी इनकम 1.5 लाख है और मैं 2 लाख खर्च कर लूँ, तो क्या हो जाएगा, फिर वो घाटे का बजट हो जाएगा, वो मेरे लिए नुकसान है। फिर तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए और 50,000 कहाँ से आएगा, तो मुझे उधार लेना पड़ेगा। तो इसलिए बजट बनाते समय अनुमानित आय और प्रस्तावित व्यय में बैलेंस होना चाहिए। इस बैलेंस में आपका बचत भी आ जाता है, क्योंकि जब भी आप बजट बनाते हैं तो बचत का भी एक कॉलम होता है, एक मद बचत भी होती है। ठीक है, बचत का परीक्षण, जब हम बजट बना लेते हैं, हमने बजट फाइनली बना लिया, अब हम उसको क्या करेंगे, उसका हम परीक्षण करेंगे। ठीक है, उसका क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि किन किन मदों में हम लोगों ने क्या किया है। बजट बनाने के बाद एक बार उसको हम चेक कर लेते हैं। संतुलित बजट के पश्चात आय और व्यय की सूची को हम पूरा देख लेते हैं, कितना हमारी इनकम होती है, कितना हम व्यय कर रहे हैं, तो उसका परीक्षण करना कहते हैं, यानी कि उसको एग्जामिन कर लेते हैं कि बजट हमारा व्यवहारिक है या नहीं, ये सफल होगा या नहीं। मान ली हमने बजट बना लिया, सोचा समझा नहीं कुछ भी, और वो फिर बजट जब हम इम्प्लीमेंट करने गए तो क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है।
कुछ आकस्मिक खर्चे आ गए, उसके लिए हमने कुछ सोचा ही नहीं। तो ये बजट में हमें सब बातों को ध्यान में रखना पड़ता है कि आकस्मिक खर्चे भी आ जाएंगे तो उनको उसी में एडजस्ट हो जाए, या 2-4 सदस्य बढ़ गए कभी किसी महीने में, आपके फैमिली मेम्बर्स कहीं से बाहर से आ गए, तो उन सब चीज़ों को भी आपको बजट में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसको परीक्षण करना पड़ता है। एक बार बजट बना लेने से नहीं होगा, उसको हम देखना पड़ता है कि हमारा बजट क्या है, व्यवहारिक रूप से सफल होगा या नहीं। ठीक है। बजट का नियंत्रण, जब हम बजट बनाते हैं, तो जब बजट बन के तैयार होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंट करने से पहले यानी कि क्रियान्वयन करने से पहले क्या होता है, उस पर हमें देखना होता है। यानी कि हमने मान लो कि आपने 6 महीने के लिए बजट बनाया, 1 महीने के लिए बजट बना लिया, मान लीजिए 1 महीने के लिए बजट बनाया, तो आपकी जो क्योंकि 1 महीने की शॉपिंग तो पूरी एक बार में नहीं होगी ना, कभी एक से कुछ खरीदना पड़ता है, कभी कुछ खरीदना पड़ता है। तो आपको देखना है कि हमने जो बजट बनाया है वो सही से चल रहा है या नहीं, उससे खर्चे ज़्यादा हो रहा है नहीं, तो ये इस पर हमको नियंत्रण रखना पड़ता है। हमेशा देखते रहना पड़ रहा है कि हमने जो बजट बनाई है वो व्यवहारिक रूप से कार्य कर रहा है कि नहीं। ठीक है, कहीं हम ज़्यादा पैसे तो नहीं खर्च कर रहे हैं, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, नियंत्रण करना पड़ता है। समायोजन, समायोजन से मतलब होता है कि जब आकस्मिक कोई घटना घट जाती है जिसको हमने सोचा नहीं है, ठीक, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई दुर्घटना हो गई, कुछ आकस्मिक कोई बीमार पड़ गया, तो उसको भी तो आपको अपने इनकम में ही पूरा करना है। आपकी इनकम एक फिक्स इनकम है, तो आपने उसको लिए भी आपको सोचना है कि आकस्मिक क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आकस्मिक खर्चों के लिए हमें क्या होता है, बजट में स्थान देना पड़ता है। तो ऐसा बजट बनाना पड़ता है कि जो उसमें आकस्मिक खर्चे समायोजित हो जाए, यानी कि फ्लेक्सिबल बजट होना चाहिए कि कुछ खर्चे बढ़ भी गए तो क्या है, हम उसमें एडजस्ट कर लें। ठीक है। व्यय का मूल्यांकन, जब बजट बन जाता है, जब हम उसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो फिर बाद में हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, हमने खर्चे कर लिए, अपने जो इनकम हुआ उसको हमने क्या किया, खर्च कर दिया। उसके बाद हम महीने के अंत में देखेंगे कि हमने जो खर्च किया हमारे परिवार को संतुष्टि मिली कि नहीं, क्योंकि किसी भी कार्य के पीछे जब हम कार्य करते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है। हम सेटिस्फाइड होते हैं तो क्या होता है, हमारा जो धन है वो अच्छी तरह से यूटिलाइज होता है, ऐसा हमें फील होती है, तो हमें मानसिक संतुष्टि मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बजट का मूल्यांकन करेंगे कि पारिवारिक बजट का उद्देश्य यही होता है ना कि परिवार को कम से कम इनकम में अधिक से अधिक संतोष देना होता है। तो मूल्यांकन भी हमारे बजट का एक स्टेप है कि बजट का सोपान में आता है कि हम मूल्यांकन करें। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके एंजिल के उपभोग नियम। बजट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और अक्सर शॉर्ट नोट्स के लिए आता है। ठीक है, टिप्पणी करने के लिए आता है कि एंजिल का उपभोग नियम क्या है, बताइए, टिप्पणी करिए। तो देखिए एंजल पहले कौन थे, तो आप समझ लीजिए कि एक जर्मन के ये थे, अर्थशास्त्री थे। एंजल जिनका नाम है, इनका पूरा नाम था अर्नेस्ट एंजल। ठीक है, अर्नेस्ट एंजल का ये 1857 में एक जर्मनी के क्या थे, एक अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे। कौन, आपके अर्नेस्ट एंजल। इनका पूरा नाम क्या है आपके एंजल का, अर्नेस्ट एंजल। ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे। कौन थे, और जर्मनी के अर्थशास्त्री थे। उन्होंने बताया था कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं पर जीवन स्तर के अनुकूल वह प्रतिशत निर्धारित किया है जिसे कि एंजल का सिद्धांत, यानी कि जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, हमारी प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस आवश्यकता में कितना प्रतिशत धन हम खर्च कर रहे हैं, और उसको उन्होंने कहा एंजल का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जीवन की आवश्यकताओं पर हम किस आवश्यकता में अपने धन का कितना प्रतिशत हम खर्च कर रहे हैं, इसका निर्धारण किया था एंजल ने। उसको हम क्या कहते हैं, एंजल का सिद्धांत कहा जाता है। उन्होंने ये बताया था कि जब व्यक्ति की, उन्होंने सिद्धांत में अपने नियम ये बताया था कि जब व्यक्ति की आय में वृद्धि के साथ भोजन का प्रतिशत कम होता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे व्यक्ति का आय बढ़ेगा वैसे वैसे उसके भोजन में क्या होगा, परसेंटेज कम हो जाएगा। मान लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसका इनकम क्या है, 20,000 महीने है। ठीक है, 20,000 क्या है महीने का, उसको 20,000 इनकम एक व्यक्ति का होता है। तो अपने भोजन में वो कितना 5% खर्च करेगा। आप खाने पीने में 5% अगर खर्च करता है तो 5% का मतलब क्या हो गया, 5,000, है ना। नहीं, 5% से नहीं काम चलेगा, 25% खर्च करेगा। ठीक है, क्योंकि खाना ज़्यादा खर्च होगा ना, क्योंकि आपकी 5,000 में खर्च करने का मतलब क्या होगा, आपका 25% खर्च करने का मतलब 5,000, तो 5,000 में भी उसका
पूरा नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति 20,000 कमा रहा है तो आज के महंगाई के दौर में 5,000 में परिवार का आपका भोजन संभव नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, उसका मात्रा बढ़ेगा, भोजन पे मात्रा बढ़ेगा। और जैसे जैसे उसका इनकम बढ़ता है, यानी कि अब इस व्यक्ति का, कोई एक व्यक्ति है उसका 1 लाख इनकम है, तो वो कितना खाएगा? अगर इसकी फैमिली में जो एक व्यक्ति है जिसका 20,000 इनकम है, इसके फैमिली में 4 व्यक्ति हैं, और एक व्यक्ति है जिसका 1 लाख इनकम है, उसके फैमिली में भी 4 व्यक्ति हैं। तो जब 20,000 जो कमा रहा है, तो कम से कम 4 व्यक्ति को खर्ची करने के लिए कम से कम आपको 10,000 रुपये चाहिए। महीने के खर्च खाने के लिए 10,000 चाहिए। तो इसका 50% तो कहाँ चला जा रहा है? इसका भोजन पे ही चला जा रहा है, जो 20,000 जो कमा रहा है। और लेकिन जो व्यक्ति 1 लाख कमा रहा है, उसका वो आगे वो अगर वो भी 10,000 खर्च कर रहा है, तो उसका कितना परसेंट हुआ? उसका सिर्फ 10% हुआ खाने पर। ठीक है, भोजन पे कितना हुआ? सिर्फ 10%। जो व्यक्ति 1 लाख कमा रहा है और भोजन पे वो 10,000 खर्च कर रहा है, तो उसका 10% हो गया। तो एंजिल ने वही कहा है कि आय में जब वृद्धि होती है, जब आय में वृद्धि होती है तो भोजन पर प्रतिशत क्या होता है? कम हो जाता है। जो 20,000 जो कमा रहा था, अगर उसने 10,000 खर्च किया तो 50% उसने भोजन पे खर्च किया। और जो व्यक्ति 1 लाख कमा रहा था, अगर उसने 10,000 खर्च किया तो वो सिर्फ मात्र 10% भोजन पे उसने व्यय किया। तो यहाँ क्या हुआ? आय में वृद्धि हुई तो भोजन पर प्रतिशत कम हो गया। यहाँ कम हो गया ना, 1 लाख आय इनकम हो गया तो भोजन का परसेंटेज 10% हो गया। नेक्स्ट बात उन्होंने कहा था एंजिल ने, आय में परिवर्तन होने पर वस्त्र इत्यादि में कोई परिवर्तन का प्रतिशत वही रहता है। एंजिल ने दूसरा बताया कि जब आय में परिवर्तन होता है, यानी कि आय बढ़ता है, ठीक है, या घटता है, तो वस्त्र में जो हम कपड़े पे जो हमारे खर्च होते हैं, जनरली प्रतिशत समान रहता है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं, ये पुराने संदर्भ में सही माना जाएगा, लेकिन आजकल आपका इनकम बढ़ता है तो आप फैशन की दुनिया की तरफ आकर्षित होते हैं। तो यहाँ क्या होता है, आज के परिप्रेक्ष्य में ये वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा सही प्रतीत नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आजकल के समय में जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो हमारा फैशन की तरफ भी रुझान होता है। तो फैशन पे भी हमारा क्या होता है? परसेंटेज बढ़ता है आय घटने पर। लेकिन एंजल ने जो बात कही थी, तो हमें अगर एंजल का सिद्धांत लिखना है तो हमें इस बात को लिखना होगा। अगर एंजल को भोग का नियम आता है तो आप अपना तर्क नहीं लगाएंगे, बल्कि ये बात लिखेंगे कि आय में परिवर्तन होने से वस्त्र पर होने वाला प्रतिशत क्या होता है? समान रहता है। ठीक है, आपको मैंने समझाने के लिए कह दिया कि आर के सर्कमस्टांसेस, क्योंकि सिद्धांत तो बहुत पुराने हैं ना। तो ये आज के स्थिति में क्या होता है, क्योंकि हर इंसान फैशनेबल हो गया है, हर फैशन से आकर्षित हो गया है, इतना सोशल मीडिया का ज़माना हो गया। तो आज के पेज में सही तो नहीं लग रहा है, लेकिन जब हम स्टडी में, जब अपने पढ़ाई के में हम आंसर करेंगे, तो चूंकि अगर पूछा जाएगा आपके एंजल का उपभोग का नियम, तो आप यही लिखेंगे कि आय में परिवर्तन होने से वस्त्र पर होने वाला प्रतिशत क्या होता है? समान होता है। आय में वृद्धि होने से भोजन का प्रतिशत कम हो जाता है। ये तो सही बात है, ये अभी भी सटीक है कि आय में जब परिवर्तन होता है तो भोजन का प्रतिशत कम होता है। अन्य चीज़ों में हम खर्चे हमारे बढ़ने लगते हैं, मनोरंजन में बढ़ने लगते हैं, बाहर आउटिंग होता है, हम घूमने जाते हैं, तो उन चीज़ों में खर्चे, एजुकेशन पे खर्चे बढ़ जाते हैं। तो मतलब कि अच्छे एजुकेशन, जबकि आपकी आय में परिवर्तन होगी तो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में देंगे। आय कम रहेगी तो सरकारी स्कूल में पढ़ा के काम चला लेंगे, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा था, आय घटने पर भी मकान, प्रकाश तथा ईंधन की प्रतिशत स्थिर रहता है। फिर एंजल ने कहा कि अगर आय बढ़ रही है, इनकम बढ़ रहा है, तो मकान पे जो हमें रहने के लिए हमें आवास चाहिए, उस पर भी समान कोई फर्क नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग भी उतना ही होता है, जो ईंधन, खाना पकाने के लिए जो सामान यूज़ हो रहा है, वो उसमें भी इतना ही हम यूज़ कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि आय बढ़ने और घटने पर हमारे भोजन, प्रकाश, ईंधन का प्रतिशत क्या होता है? स्थिर रहता है, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, समान रहता है, एक जैसा रहता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आय बढ़ने पर शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, ठीक है, यहाँ पे ये दिक्कत नहीं होगा, सेवाओं का प्रतिशत क्या में वृद्धि हो जाती है। उन्होंने फिर कहा यहाँ पे व्यक्तिगत सेवाओं हो गया, ठीक है, यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, व्यक्तिगत सेवाओं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं दोबारा ठीक से लिख देती हूँ, 1 मिनट। ये सिकत नहीं है, यहाँ पे क्या है, व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत। जब आय बढ़ती है, एंजल ने फिर कहा कि आय बढ़ती है ना, तो शिक्षा पे खर्च होता है, स्वास्थ्य पे हम खर्च ज़्यादा करते हैं, मनोरंजन पे करते हैं, और जो हमारे व्यक्तिगत जो हमारे नीड होती है उस पर हम क्या है, तो प्रतिशत में वृद्धि होती है। तो सिंपल सी बात कर लीजिए कि एंजल महोदय ने क्या कहा
एंजिल महोदय ने, ये कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। इनका नाम अर्नेस्ट एंजल, इनका पूरा नाम क्या था? अर्नेस्ट एंजल। ये एक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने कहा था, इन्होंने ये नियम दिया कि जैसे जैसे आय बढ़ती है तो व्यक्ति का क्या होता है, किन्हीं किन्हीं चीज़ों में प्रतिशत की जो इनकम खर्च करने का जो प्रतिशत है उसकी मात्रा घटते बढ़ती रहती है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जब आय में वृद्धि होती है तो भोजन का प्रतिशत कम हो जाता है। सही बात है, बिल्कुल आज के सर्कमस्टांस में भी ये बात सही लग रहा है कि आय जब बढ़ती है तो भोजन पे जितना हम खर्च कर रहे हैं उसकी परसेंटेज में कमी आती है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आय में परिवर्तन होने पर वस्त्र में होने वाला प्रतिशत समान रहता है, यानी कि आय कैसा भी हो आप वस्त्र वही पहनेंगे जो आप पहन रहे थे, यानी कि सिमिलर, कोई ज़्यादा खर्च विशेष नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आय घटने बढ़ने पर प्रकाश, मकान और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, यानी कि वो भी समान है। उन्होंने फिर चौथा क्या कहा कि आय बढ़ने पर हम शिक्षा में प्रतिशत बढ़ता है, स्वास्थ्य में प्रतिशत बढ़ता है, मनोरंजन में प्रतिशत बढ़ता है और व्यक्तिगत जो इच्छाएं हैं उस पर प्रतिशत बढ़ता है। तो ये आपके क्या थे? एंजिल के उपभोग नियम थे। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी बजट पढ़ा। बजट बनाने क्या क्या सिद्धांत होता है, यहाँ पे आ रहा था। तो मैं आपको बजट बनाने, कैसे बजट बनाएंगे तो एक बार और इसमें इंक्लूड कर लीजिए। जब भी आप कोई भी बजट बनाते हैं तो उसके मद कैसे लिखते हैं? पहले हम बजट में पहले भोजन लिख लेंगे। ठीक है, भोजन एक कॉलम, एक मद हो गया। फिर वस्त्र हो गया, आपका दूसरा जो मद हो गया वस्त्र हो गया। तीसरा मकान हो गया। ठीक है, मकान हो गया तीसरा। उसके बाद आपका शिक्षा हो जाता है, शिक्षा हो जाएगा, शिक्षा। उसके बाद आपका स्वास्थ्य हो जाएगा, स्वास्थ्य। फिर क्या हो जाएगा? मनोरंजन, मनोरंजन। इस प्रकार के जो मदों में हम इंक्लूड करते हैं और अलग अलग भागों में बांटते हैं कि हमें भोजन पे कितना खर्च करना है। तो भोजन पे एक अगर निम्न व्यक्ति का इनकम का 60% तक भोजन में खर्च हो जाता है। ठीक है, उसी पर अगर मध्यम वर्गीय व्यक्ति होगा उसका 55% होगा, धनी व्यक्ति होगा उसका 50% होगा। वस्त्र की बात कर लें तो वस्त्र में एंजल ने क्या कहा कि समान रहेगा। तो 18-18 सब में उन्होंने कहा 18% हम वस्त्र पे खर्च कर रहे हैं। मकान की बात करें तो उन्होंने मकान पे भी कहा कि समान रहेगा। तो मकान में 12% अपने इनकम का, ठीक है, कोई भी इनकम का 12%, यानी कि आप 12% इनकम खर्च कर रहे हैं। उसी प्रकार शिक्षा पर बढ़ता है, शिक्षा पर बढ़ेगा, आपके मनोरंजन पर बढ़ेगा, स्वास्थ्य बढ़ेगा। जैसे कि एक मध्यम आपकी जो निम्न वर्गीय परिवार है उसका एंजल के उपभोग के नियम के अनुसार 5% किस पे खर्च करेगा? अपने व्यय का, इनकम का 5% किस पे खर्च करेगा? शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, मनोरंजन पे। लेकिन जब एक मध्यम वर्गीय होगा वो 10% खर्च करेगा शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, मनोरंजन पे। लेकिन एक धनी व्यक्ति होगा वो 15 से 20% खर्च करेगा शिक्षा, मनोरंजन और स्वास्थ्य पे। तो इस प्रकार आपका ये जो बजट का टॉपिक हुआ ये कंप्लीट हुआ। किस स्टूडेंट ने कहा था कि मैम बजट पढ़ा दीजिए, तो आज आपका ये बजट आपको समझ में आया होगा। तो आप वापस से कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, और ये जो बजट के प्रकार और एंजल का उपभोग का नियम डेफिनेटली आप इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम में आता है, ये जरूर वैसे पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।